गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। क्या बात है, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलो भाई, मैं क्लास में एक ही चीज बोलता हूँ, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर भरपूर बना रहे, है ना, और जल्दी से जल्दी आपका सपना पूरा हो। चलिए, तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ कंसेप्ट, बेसिक चीजें। जैसा मैंने आपसे कहा था, तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, फिर उससे जुड़े हुए हम क्वेश्चंस करेंगे, रुपए वाला, फिर सिक्के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो जरा आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको आज ये बताऊंगा कि x जो हम लगाते हैं या 1 की वैल्यू जो लिखते हैं वो क्यों करते हैं, है ना। सबसे पहले उसकी हम बात करेंगे। जैसे आप यहां पे देखिए, एक रेशो है a और b का, है ना, और ये जो रेशो है ये आपके पास कितना है, 3:2 है। ठीक है, इस 3:2 का मतलब क्या होता है? 3:2 का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर 5 बराबर हिस्सों में बांटी जाए, ठीक है, 5 बराबर हिस्से, तो उसमें से a कितने लेकर जाएगा? 3, और b कितने लेकर जाएगा? 2। अब आप सोचते हैं कि कई बार हम इसके आगे 3x और 2x लगाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो इसका कारण समझिए कि हम x लगाते क्यों हैं और ये x आया कहां से है। ये जो x होता है ना, ये होता है HCF। क्या होता है ये? SCF। SCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में महत्तम समापवर्तक। देखो शुरुआत कहां से हुई होगी। जैसे मैंने A को 60 रुपए दिए और B को मैंने कितने रुपए दिए? 40। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा कि इनका अनुपात बनाइए, 60 और 40 का अनुपात बनाइए, कितना बनेगा? तो आप बोलोगे भाई अनुपात कैसे बनता है? किसी कॉमन संख्या से दोनों में भाग दिया जाता है ना। तो दोनों में किसका भाग दे सकते हो? 20 का आप भाग दे सकते हो। तो 60 में अगर 20 का भाग दिया तो ये कितना आ गया? 3, और 40 में आपने 20 का भाग दिया तो कितना आ गया? 2। ये अनुपात समझ में आया? ठीक है, अब इसका मतलब कि ये जो 3:2 है, ये 3 गुणा 20 है, और इधर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 20। मतलब ये एक्चुअल में 3x है और ये आपका 2x है, और यहां x की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहां तो हमें x की वैल्यू पता थी कि x का मान यहां पर क्या है, x का मान यहां पर 20 है, पर ये जो हम x लगाते हैं यहां पर, इस x लगाने का मतलब है कि ये वो संख्या है जिससे भाग देने के बाद 3 और 2 बने होंगे। सुनना मेरी बात फिर से, x वो संख्या है जिससे भाग हमने, ओरिजिनल जो संख्या थी, ओरिजिनल संख्या में आपने भाग दिया होगा और फिर अनुपात बना होगा 3 और 2। ठीक है, तो अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए और ये x दोनों के लिए कॉमन होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया था, तो अगर दोनों संख्याओं में उस संख्या का गुणा कर दिया जाए तो आपको रियल वैल्यू पता चल जाती है। तो हम क्या करते हैं कि अनुपात 3 और 2 है, अब आपको पता तो है नहीं कि किस संख्या का आपने भाग दिया होगा, तो आप क्या बोलते हो कि इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। आप x क्यों लगा रहे हो? x वो संख्या है जिसका भाग आपने दिया होगा, तब जाके 3 और 2 बना होगा। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए, और एक उदाहरण सुनिए, मैंने कहा a और b का अनुपात 7:8 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 7x और 8x। बताओ x की वैल्यू क्या है? अब नहीं पता आपको, है ना, x की वैल्यू आपको यहां पे नहीं पता है। अगर मैं आपको बता दूं कि यहां पे x की वैल्यू 10 है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर a रियल में 70 रहा होगा और b रियल में 80 रहा होगा। आया समझ में? पर ये आपको कब पता चलेगा? जब आपको उस कॉमन संख्या के बारे में पता चलेगा। समझ में आया? तो x जो है या ये जो संख्या होती है, दोनों में हमेशा कॉमन होती है। इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब हम चाहें तो इसको x लिखें या ना चाहें तो हम इसे 1 भी बोल सकते हैं। अब आगे जो मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बस 5 मिनट हम बेसिक चीजों पे बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। मैं हमेशा यहां पे 3 एग्जाम्पल देता हूं जब भी अनुपात चैप्टर में पढ़ाता हूं। 3 उदाहरण आप ध्यान से सुनिएगा।
आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है कब दोनों के अनुपात का जोड़कर भाग देना है, कब किसी एक का भाग देना है, कब किसी का गुणा करना है? कोई है जिसको ऐसा कंफ्यूजन होता हो? अधिकतर लोग को होता है ना? ऑनलाइन में भी कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्हें भी होता है। अब सुनिएगा जरा, मैं आपको 3 छोटे उदाहरण दे रहा हूं जो एकदम आसान है, लेकिन आपका फंडा क्लियर हो जाएगा कब भाग देते हैं, कब गुणा करते हैं। ठीक है, ध्यान से बस आप सुनिएगा। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि ए और बी का अनुपात 5:6 है। ए और बी का अनुपात कितना है? 5:6 है। और मैंने कहा कि ए के पास 35,000 रुपए हैं, तो बताइए बी के पास कितना? ठीक है, बहुत आसान चीजें पूछ रहा हूं, आप आंसर ना भी देंगे तो चलेगा। बात सुनिएगा ध्यान से। ए के पास कितने हैं? 35,000 हैं, तो बी के पास कितना? स्कूल में हमें क्या सिखाया गया कि माना ए के पास 5x रुपए हैं, जबकि रियल में उसके पास 35,000 है। ऐसे ही बोलते थे ना, x का मान कितना हम करते थे। करेंगे हम वही, लेकिन हम जहां जरूरत होगी वहां x को लेंगे। कहां पड़ेगी मैं बताऊंगा। अदरवाइज आप अपने दिमाग में बैठा लें कि जब भी आपको रेशो की वैल्यू निकालना है तो आप हमेशा 1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आप यहां पर मुझे बताएं, आपका टारगेट है अनुपात में हमेशा 1 की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना? 1 की वैल्यू निकालना। एक बराबर कितना? मुझे यह बताइए कि यह 35,000 किसका है? ए का है ना? और ए के पास कितनी चीजें हैं? तो 5 चीजों की कीमत अगर 35,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 7,000 होगी, है ना? और अगर एक की कीमत 7,000 है तो 6 की कीमत कितनी होगी? तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर बी के पास कितना है? 42,000। आया क्या समझ में? मतलब कहने का कि जिसका हिस्सा होगा, जिसका पैसा होगा, हम उसका भाग देंगे, है ना? क्योंकि ये ए का है तो हम किसका भाग देंगे? ए का। और पूछा बी का है तो बी का गुणा कर दोगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 35,000 अगर ए का है तो 5 का भाग दे दो, और बी का पूछा है तो 6 का गुणा कर दो, एक बार में काम हो जाएगा। आया समझ में? जल्दी से सब लोग बिना पेन उठाए, पेन नहीं उठाए, है ना, आंसर देंगे आप सभी फास्ट एकदम। ए और बी का अनुपात 7:8 है। अगर ए के पास 56,000 है तो बी के पास कितना आएगा? 64,000। सिंपल भाई। 56,000 किसका? ए का। ए के पास कितनी चीजें हैं? 7। आप ऐसे समझ लो कि 7 चीजों की कीमत 56,000 है, तो एक की कीमत कितनी हो गई? 8,000। और 8,000 का गुणा 8 में कर दो, कितना आ जाएगा? 64,000। आया समझ में? चलो बढ़िया। ये एक टाइप हुआ भी, है ना? ये फर्स्ट चीज हुई जिससे आपको थोड़ा समझ में आया। सेकंड बात सुनिएगा। मैंने कहा कि ए और बी का रेशो 5:4 है, और ए और बी दोनों के पास इनका योग, है ना, सम ऑफ ए एंड बी बोथ, मतलब जो पैसा उनके पास है उसका योग जो है वो कितना है? 54,000 ले लो, है ना? 54,000 दोनों के पास कुल धनराशि है, तो बताइए ए के पास कितना? अब आप मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये बताइए कि ये 54,000 54,000 किसका है? ए का है क्या? अगर ये ए का होता तो मैं 5 का भाग देता, अगर ये बी का होता तो मैं 4 का भाग देता, लेकिन ये तो दोनों का है ना, दोनों का है तो दोनों का भाग देंगे 9, और हमें हमेशा 1 की वैल्यू निकालना है, तो एक का मान कितना है? 6,000। अगर एक का मान 6,000 है तो एक बार 5 में गुणा कर दो 30,000, और एक बार 4 में गुणा कर दो 24,000। आया क्या समझ में? है ना? तो इसलिए हमने पिछली 2-3 क्लासेस में जब कुछ पैसा सब में बांटना था तो हमने सबके अनुपात का योग किया था, क्योंकि वो सभी में बांटना था। आई बात समझ में? तीसरा और आखिरी टाइप, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ए और बी का अनुपात आप ले लीजिए 4:7। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना है? या चलो पहला आसान लेते हैं, 4:5 लेते हैं। अब मैं यहां जो लिख रहा हूं वो सुनिएगा। ए के पास बी से 1,500 रुपए कम है। ए के पास बी से 1,500 रुपए कम है। इंग्लिश में हम कहेंगे ए हैज गॉट ₹1500 लेस देन बी। ए के पास बी से 1,500 रुपए कम है। अब मैं जो पूछूं वो बताना।
ये 1500 रुपए ए का है क्या? नहीं है। बी का है क्या? दोनों का है क्या? नहीं है। ये क्या है? ये अंतर है। ठीक है, आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, याद से सुनिएगा। कभी भी पूरे मैथ्स में अधिक या कम शब्द आए, पूरे मैथ्स में अधिक या कम शब्द आए, कभी भी लेस या मोर वर्ड आए, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर। केवल इस चैप्टर की, इस प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं। कहीं भी आप याद रखिएगा, कहीं भी कम, ज्यादा, लेस, मोर वर्ड आया, समझ जाओ अंतर लेना है। आप ये बताइए कि ए के पास कितने हिस्से हैं, बी के पास कितने हैं? तो ए के पास कितने कम है? एक कम दिख ही रहा है ना। ए के पास एक कम है, इसीलिए तो 1500 रुपए भी कम है या ना। ए के पास एक कम है, इसीलिए 1500 रुपए कम है। एक का मान अगर 1500, तो 1500 में किसका गुणा कर दो? आपको तो एक की कीमत चाहिए ना। एक की वैल्यू मिल गई, फिर तो आप आग लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। एक का मान अगर 1500 है, तो 1500 में 4 का गुणा कर दो, 6000 ए का, और 1500 का 5 गुना 7500 किसका? बी का। आया क्या समझ में? फंडा क्लियर है? तो हमेशा हमारा टारगेट है 1 की वैल्यू निकालना। अगर किसी सिंगल व्यक्ति का पैसा है तो उसका भाग देंगे, अगर वो सबका पैसा है या सब में बांटना है तो सभी का भाग देंगे, और अगर वो कम ज्यादा है तो आप हमेशा क्या लेंगे? अंतर लेंगे, है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था, मैं इसको हटा रहा हूं या एक अलग से दिखाता हूं, आप ऐसे ही बताइएगा मुझे। ठीक है, मैंने कहा मान लीजिए ए और बी का रेशो हम ले लेते हैं 5:8:5। ठीक है, और मैंने कहा ए के पास बी से 9000 रुपए अधिक हैं। ए के पास बी से 9000 रुपए अधिक हैं। ए हैज गॉट ₹9,000 मोर देन बी। बताइए बी के पास कितना पैसा? बी के पास कितना पैसा? क्या आएगा? अब आप इस पे ध्यान देंगे, सबसे पहले देखेंगे कम या अधिक शब्द आया, मतलब अंतर लेना है। तो आपने यहां पे देखा कि दोनों में अंतर कितने का है, मतलब ये कितने हिस्सों के बराबर है? 3। हमेशा 1 की वैल्यू निकालना है। 3 की वैल्यू 9000 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 3000। 1 की वैल्यू अगर 3000 है तो फिर बी के पास कितने हिस्से हैं? 5। 5 से गुणा कर दो, 15000। ए का बोलते तो 8 से गुणा कर देते हैं। आ गया समझ में? अल्टीमेटली 1 का मान आपको पता करना है, 1 की वैल्यू पता करना है, और जिसको हम 1 बोल रहे हैं वो अपने आप में x है। ठीक है, आप इसी बात को किताबों में कैसे लिखते हैं कि भाई माना ए के पास 8x है, बी के पास 5x है, तो ए और बी का अंतर 8x माइनस 5x बराबर 9000, 3x बराबर 9000। ऐसा ना स्कूल में करने में ये चीजों में फायदा था। ठीक है, अब आपको स्कूल की तरह नहीं पढ़ाई करनी है। हमेशा याद रखिए, स्कूल में एक एक स्टेप लिखने के नंबर मिलते थे कि नहीं, है ना। और स्कूल में हमें सिखाया जाता था कि तुम्हारा आंसर गलत भी आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन स्टेप्स पूरी पूरी लिखकर आना। एक आध नंबर काटेंगे पर नंबर मिल जाएगा। यहां पे ऐसा होगा क्या? यहां पे कोई भी देखने वाला नहीं कि आप कितना एग्जाम में लिख के आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो। यहां तो केवल किससे मतलब है? 15,000 आया कि नहीं आया, है ना। 15,000 आप 2 सेकंड में लाओ या 1 मिनट में लाओ, एग्जाम लेने वाले को कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब इस बात से कि आंसर सही आना चाहिए, है ना। तो यहां लिखने के नंबर नहीं है, यहां सही आंसर के नंबर है, और वो भी जल्दी से जल्दी लाना है। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? चलिए, तो मैं अब आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, आराम से इसको आप पढ़ेंगे पहले तो, और अच्छे बच्चों की तरह आंसर लाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। ठीक है, पढ़िए, तब तक मैं ऑनलाइन वालों के कमेंट पढ़ लेता हूं। हाँ, समझ गए सर जी, ठीक है भाई। जितना आपको बताया है उसी पर आधारित ये प्रश्न है। कृपया प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करें।
फैन ऑन कर दो ना बाकी भी। कल के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आगे कराएंगे आपको, है ना। शब्दों का जाल है इस प्रश्न में, आपको उससे निकलना है। हाँ जी, ऑनलाइन में हमारे कोई विद्यार्थी कह रहे हैं कल की पीडीएफ आपको रोज मिलेगी भाई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मस्त क्लास में मन लगा के पढ़ो। चलो देखो इधर, पूरा खेल इन 4 रेशो का है, आप जरा ध्यान से इधर देखिएगा। ABCD का रेशो कितना है? 9, 11, 7 और 5। इतना ठीक है क्या? ठीक है। अब आप जरा सब लोग वैसे आंसर बता दो, चलो आप लोग पहले। 3600, वेरी गुड। ऑनलाइन में भी आंसर आ गया। कितने लोग का आंसर 3600 आया यहां पे? ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं। बाकी लोग का क्यों नहीं आंसर आया? तीनों, इसके पहले की तीनों चीजें समझ में आई थी ना आपको? चलो ठीक है, अब सुनो आप जरा। ए और सी के पास बी से 4500 रुपए अधिक हैं, ठीक है। सब लोग यहां पे ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूं बस उस पर आप ध्यान देना। ए और सी के पास बी से 4500 रुपए अधिक हैं। अभी मैंने कहा था अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर, है ना। देखते जाओ, ए और सी के पास कितना है? ए के पास 9 हिस्से हैं, सी के पास 7 हैं। 9 और 7 कितना होता है? 16। अच्छा, बी के पास कितना है? 11। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। ए और सी के पास बी से कितनी चीजें ज्यादा हैं? 5, जबकि वास्तव में कितनी ज्यादा है? 4500। तो 5 का मान 4500, तो 1 बराबर 900। और मैंने कहा था 1 मिल गया मतलब आग लगा सकते हो आप, हालांकि लगाना नहीं है। बी और सी के पास, आगे सुनो, बी और सी के पास ए और डी से, बी और सी के पास ए और डी से, जल्दी से बताओ बी और सी का योग कितना है? बी और सी का योग कितना है? अरे सॉरी, बी और डी हो गया, बी और सी 18। ए और डी कितना है? कितना है? 14 है। तो बी और सी के पास ए और डी से कितना अधिक है? तो बी और सी के पास ए और डी से कितना ज्यादा है? 4। अरे जब 1 का मान 900 है तो 4 का मान कितना होगा? और क्या करना है? तो ये आंसर है आपका, खत्म। नहीं आया समझ में? एक बार और सुन लो जिसको नहीं आया। केवल प्रश्न की भाषा को समझना था, जो बोला था वो करना था। ए और सी के पास बी से 4500 रुपए ज्यादा हैं, तो ए और सी, ये ए रहा ये सी रहा, दोनों का योग है 16, बी के पास है 11। अधिक या कम का मतलब अंतर, दोनों में अंतर है 5 का, और एक्चुअल में मान कितना है? कितना ज्यादा है? 4500। अनुपात में अंतर 5 का, रियल में 4500 का। 1 बराबर 5 बराबर 4500, तो 1 बराबर कितना हो गया? 900। 1 बराबर अगर 900 हो गया तो बी और सी के पास ए और डी से कितना ज्यादा है? बी और सी मतलब 11 और 7 18, ए और डी मतलब 9 और 5 14। कितना ज्यादा है? 4। 1 का मान 900, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 3600। ये आपका आंसर है ए वाला। आया समझ में? क्लियर है अब? कोई डाउट? बढ़े आगे? चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। आज के हमारे जो सवाल है ना, वो सारे हैं बड़े आसान, लेकिन आज आपको बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर के बारे में। तो आज के प्रश्न करने में आपको काफी हल्का हल्का और अच्छा महसूस होगा। 7/8 की 8/7? 8 और 7? हाँ भाई, ऑनलाइन से अनिल कुमार, टेंशन मत लो, बताते हैं तुम्हें, रुको। बोलो। 7 8 8 7। कितने लोग ए वाले हैं? हाथ मत उठाना कोई भी, गलत है। डी वाले? देखो यहां पे जो नए बच्चे होते हैं ना, नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, उनका मन करता है कि ए का 40% बराबर है बी के 35% के। तो वो सोचते हैं 40% है, 35 है, 5 से काट दो, 8 और 7 आंसर आ जाएगा, जबकि ये क्या है? गलत है। ठीक है,
आपको आज मैंने एक बात सबसे पहले कही कि कहीं भी अगर अधिक या कम शब्द आता है इसका मतलब हमेशा अंतर होता है। और एक और यूनिवर्सल नियम याद रख लेना, कभी भी बराबर शब्द आया पूरे मैथ्स में, पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा अनुपात पलटेगा। कभी भी बराबर शब्द आया अनुपात पलटेगा। तो अगर आपको ये 40 और 35 दिख रहा है ना, तो आंसर 35:40 आएगा। 35 पहले 40 बाद में, आंसर 7:8 आएगा। क्यों, वो मैं आपको यहां करके बताता हूं। आपसे बोला है ए का 40% बराबर है बी के 35% के, तो ए को वहीं रहने दो, बी को इसके नीचे ले आओ, 35 वहीं रहेगा और 40 नीचे चला जाएगा। अगेन टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस में ये बहुत काम आने वाली चीज है ना। आपसे बोलेंगे ए के 7 दिन बी के 8 दिन के बराबर है। ए जो काम 7 दिन में कर सकता है, बी वो काम 8 दिन में कर सकता है। तो अनुपात 7 और 8 नहीं बनेगा, अनुपात क्या बनेगा, 8:7, है ना। हमेशा अनुपात पलटेगा। तो ए यहीं रहेगा, बी इधर आ जाएगा, 35 वहीं रहेगा, 40 नीचे चला जाएगा। इनको आप कर दीजिए कैंसिल। 5 से कैंसिल होगा 7 बार, 5 से कैंसिल होगा 8 बार। तो ए की वैल्यू 7 मानी जाएगी, बी की वैल्यू 8। आंसर क्या आएगा आपका, डी, 7:8। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, पीछे तक ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ए का 16 सही 2/3%, बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। ए और बी ज्ञात करें। हाँ, एक छोटी सी बात मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को बता दूं। देखो, जिनकी भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही ना, अभी इधर से डाउनलोड का ऑप्शन बंद है, आज खुल जाएगा। आज के बाद आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ना। आज के लिए थोड़ा सा रुक जाओ ऑनलाइन वाले। बोलो भाई। देखो, यहां पे आपको समय इसलिए लग रहा है, अगर आपने प्रतिशत चैप्टर पहले मुझसे पढ़ा है या प्रतिशत के भिन्न का थोड़ा सा आपको ज्ञान है, तो आपसे इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। और जब मैं आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा ना, तब आपको इसका आंसर देने में मुश्किल से 5 या 7 सेकंड लगेंगे, है ना। अगर आपको प्रतिशत का ज्ञान है तो आपको पता होगा इसका मतलब 1/6 होता है ना। और अगर आपको इसके बारे में पता है तो इसका मतलब होता है 5/8। ठीक है, ये सब मैं आपको प्रतिशत में सिखाऊंगा, और बिना रटे ये कैसे याद रहेंगे ये सब प्रतिशत में हम सीखेंगे। अभी आप इसका टेंशन मत लो, प्रतिशत में इन्हीं चीजों पे हम बहुत रिसर्च करने वाले हैं। तो फिलहाल आप मेरी बात सुनिएगा। 16 सही 2/3%, मैं हल करके बता देता हूं। 16 का 3 गुना 48, 48 में 2 जुड़ गया, 50/3, और प्रतिशत का 100 नीचे आएगा, है ना। 16 का 3 गुना 48 और 2 50/3, प्रतिशत का 100 नीचे आ जाएगा। ये कैंसिल होगा 2 बार, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 6, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 1/6। इसी प्रकार 62 1/2 को आप सॉल्व करना। 62 का दुगुना 124 और 1 125, 125/200 विल बिकम 5/8। ठीक है, कभी भी अगर कठिन प्रतिशत आए, और आप मेरी बात नोट करके रख लो, वो जमाना जा चुका है जब परीक्षाओं में 5%, 10%, 20% के प्रश्न आते थे, गया वो जमाना। अब जो प्रश्न आ रहे हैं आप हमेशा देखेंगे इस प्रकार के 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 12.5%। प्रतिशत को आजकल परीक्षा में कठिन बना के दिया जा रहा है। वो कठिन दिखते हैं, होते नहीं है ना। तो इनको देख के आपको डरना नहीं है, इनको हम सीखेंगे। फिलहाल आप आ जाइए, ए का 16 सही 2/3%, ए का 16 सही 2/3%, बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। तो मुझे बताओ कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो 1/6, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 5/8। ठीक है, ए को इधर ही रहने दो, बी को नीचे ले आओ, 6 इधर जाएगा, 6 का गुणा 5 में होगा, क्या बनेगा 30, और ये क्या हो जाएगा 8, 30/8। और 30/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/4।
तो आपका आंसर आएगा इस प्रश्न का 15:4, ऑप्शन ए। आया समझ में? देखो 16 सही 2/3 को 1/6 कैसे बनाया वो मैंने आपको बताया। तो आप ए का 16 सही 2/3 मतलब यहां लिख दो 6, बी का 62 सही 1/2% का मतलब 5/8, ये आपने कर दिया। ए यही है, बी इसके नीचे गया, 6 इधर जाके 5 में गुणा हुआ, 30/8 मतलब 15/4। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। चलो और एक और छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़िए। पढ़ लिया सवाल आपने? यहां ध्यान दें, ए बी का 4 गुना है, बी सी का दुगना है। पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो किताबों में दिया होता है और जिससे एक्चुअल में आपको नहीं करना है ना। किताबों में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके देते हैं, ए बी का 4 गुना है, तो आप बोलोगे ए बी का 4 गुना है, मान लेते हैं बी को 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर आपसे बोलेंगे बी सी का दुगना है, तो बी सी का दुगना इसको 1 मान लेंगे तो इसको 2, और फिर आप इन्हें मर्ज करोगे। पहले दिन जो हमने सीखा था, ये आएगा 4 1, ये आएगा आपका 2 1, यहां 1 है तो यहां 1, यहां 2 है तो यहां 2, गुणा किया 8, इनका गुणा किया 2, इनका गुणा किया 1। याद है ना? ठीक है, मेरा सजेशन है कि आप कभी इससे करो ही मत, सीखो ही मत ये गंदा वाला तरीका। आपको अच्छा तरीका बताता हूं, ठीक है? आप बोलोगे आपने ही तो सिखाया था, किसी ने बोला भी ऐसा? पहले आप ही सिखाते हो फिर बोलते हो गंदा तरीका है, तो यहां मत लगाओ उस तरीके को, है ना। और ये वाले क्वेश्चन फिर आपको बहुत जगह काम आएंगे, ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा सर हर चीज में बोल रहे हो बहुत जगह काम आएंगे, जब आगे काम आएंगे ना तब आपको एक एक शब्द मेरा याद आएगा कि हाँ सर अनुपात में आपने ये बोला था, प्रतिशत में आपने ये बोला था। अनुपात और प्रतिशत से पूरा मैथ्स पढ़ा दूंगा मैं आपको। आपको ज्यादा कंसेप्ट, ज्यादा चीजों को याद रखने का टेंशन ही नहीं है। प्रतिशत और अनुपात पे इतनी अपनी पकड़ मजबूत बना लो, हर चैप्टर इनसे हल करेंगे, हर चैप्टर आप देखना। चलो इसको मैं बोलता हूं डिपेंडेंसी वाले प्रश्न, निर्भरता वाले प्रश्न। एक किस पे निर्भर है, एक किस पे डिपेंड है, बी पर, और बी किस पे डिपेंड है, सी पर। ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर। शुरुआत करेंगे सबसे आखिरी वाले से, है ना। आपकी जो मर्जी आए, सी को मान लो, तो क्या मान लेते हैं 1। आपकी इच्छा है सर मुझे 1 नहीं मानना, तो 2 मान लो, 4 मान लो, 50 मान लो, -50 मान लो, जो इच्छाएं मान लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन जितना आसान संख्या मानोगे उतना अच्छा, है ना। तो सी को आपने 1 माना, बोल रहे हैं बी सी का दुगना है। बी क्या है, सी का दुगना है। सी का दुगना करो 2, और ए बी का कितना है, इसका 4 गुना है ना, कितना होता है 8। ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? क्या, हाँ संख्या बोलो क्या मानना है यहां पे, तो बोलो कुछ भी, क्या बोलो क्या मानना है। 8 मान ले, इसको 8 ले लो। ये इसका दुगना है तो 16 होगा, ये इसका कितना है 4 गुना है तो 64 होगा। 8 से काट दो, 8 से 8 बार, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कट पिट के आएगा वही, है ना। अगर आप आपके मन में जो संख्याएं मान लेना, कट पिट के आंसर वही आएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप 1 2 ऐसी छोटी मोटी संख्या मानो। जनरली सबसे पहले कोशिश करो 1 मानने की, 1 से काम हो जाए तो सबसे बेस्ट है। हाँ, आप ये समझिए कि हमेशा आप डिपेंड किस पर हैं, मतलब यहां आखिरी इंसान कौन है। ऐसा नहीं है कि हर बार सी होगा, आगे एक प्रश्न आएगा जिसमें सी को ना मानते हो हमें बी को मानना पड़ेगा। तो जिस पर हर व्यक्ति डिपेंड है वहां से शुरू करोगे। आया इतना समझ में? आगे का टेंशन मत लो, अभी तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलो इसको करके बताओ। बनने की उम्मीद कम है पर पढ़ लो फिर भी इसको। आप बोलोगे सर ये गलत है, चीटिंग है तो। ओके, भाविन वर्किंग प्रोफेशनल अटेंडिंग योर क्लास इन लंच ब्रेक। क्या बात है भाविन, अपनी थोड़ी और जानकारी दो ताकि यहां भी हम बैठे हुए बच्चों को बताएं। ठीक है, आंसर तो मुझे नहीं पता, सॉल्व करेंगे, देखते हैं। इसमें आपको फिर एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं।
कितने लोगों से सॉल्व हुआ? ठीक है, कल के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आगे करवा देंगे, प्रीति सिंह बन जाएगा वो बाद में, टेंशन ना लो। चलो इधर ध्यान दो आप जरा। अब यहां पे समस्या क्या है, देखो ए बी का 500% है, ए बी का 500% है। अब मैं आपको एक इतनी कमाल की ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपको आयु वाले चैप्टर में काम आएगी। किस चैप्टर में? आयु। आपको पता है आयु वाला चैप्टर में एक्स से नहीं पढ़ाता हूं, पूरा अनुपात से पढ़ाता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, कोई फॉर्मूले से नहीं करेंगे, टोटल रेशियो से करेंगे। तो इसलिए आपसे बोला है ए बी का 500% है। 500% का मतलब होता है 5 गुना। 500% का मतलब क्या होता है? 5 गुना। 5 गुना मतलब 500%। 400% मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स। 300% मतलब 3 गुना। 100% मतलब 1 गुना, है ना। चलो, तो ए बी का 500% है, ये बात तो हजम होती है, लेकिन बी सी का 2/3 है, ये नहीं जम पाया। बी सी का क्या है? 2/3 है। अब आप बोलोगे सर अभी आपने कहा था सी को 1 मान लो, है ना। बी सी का 2/3 है तो 1 का 2/3 मानेंगे, तो यहां तो रायता फैल रहा है थोड़ा सा, है ना। यहां तो 2:3 आ गया। और अगर सर हम इसका 5 गुना करते हैं तो वो 10:3 आ गया। ऐसा करा होगा शायद आपने। फिर ऐसा अगर आपने कर लिया तो फिर आपको एलसीएम लेके स्कोर आसान बनाना पड़ेगा। आंसर इससे भी वही आएगा। एलसीएम ले लेंगे 3 तो आंसर आ जाएगा 10, 2, 3। ठीक है, 10, 2, 3 ऑप्शन में है क्या, ये आपका आंसर आएगा। मैं आपको इससे आसान तरीका, शानदार तरीका बता रहा हूं, सुनिएगा। कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि बी सी का 2/3 है, ध्यान से समझना, बी सी का 2/3 है, तो याद रखिए जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। इस बार तो ये वाला सवाल पिछले वाले से भी आसान है, इसमें तो मानना भी नहीं है। जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। तो बी को क्या मानोगे? तो सी क्या होगा? और ए बी का कितना गुना है? 5 गुना। इसका 5 गुना करना जरा, ये आंसर आ गया। आया समझ में? और सुनो, और सुनो, देखो आयु वाले प्रश्न में आपसे बोलेंगे राम श्याम का 10/7 है। राम श्याम का 10/7 है, तो राम को क्या मानोगे? 10, और श्याम को क्या मानोगे? 7। ये अनुपात आ गया, समझे। अब आप बोलोगे सर ये जादू का चक्कर क्या है? सुनो, कुछ नहीं है, जादू है ही नहीं है। बी जो है सी का 2/3 है। बी जो है सी का 2/3 है, ऐसे लिखेंगे। बी बराबर है सी के 2/3 के, तो मैं बस इस सी को उठा के यहां रख रहा हूं। अब देखो बी क्या है? 2 है, सी क्या है? 3 है। इतना सा कारण था। आया समझ में? तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने देखा जो पहले वो पहले, जो बाद में वो नीचे। बी को मानेंगे 2, सी को मानेंगे 3, 3 और 2 बन गए। ए बी का 5 गुना है, ये 10 हो गया, आंसर आ गया। आया समझ में? क्लियर है? चलो बढ़े आगे। क्लियर है? अब यहां से हमारा टाइप नंबर 4 आया है, टाइप चेंज हुआ है, और इस प्रश्न को आप पढ़िए अच्छे से, फिर बात करते हैं। हाँ जी, हाँ, हमारे ऑनलाइन में हेमंत राठौर बहुत परेशान है। हेमंत बोलो, पढ़ रहा हूं तुम्हारा कमेंट। हेमंत राठौर यहां तो नहीं है कोई? है क्या? हेमंत है कि राठौर है? हेमंत है। राठौर कौन है? पढ़ लिया क्या? इसमें भी आपको मजा आने वाला है। इसमें आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा भी मैथ्स होता है क्या? इसको थोड़ा साफ करना या निखिल? पढ़ लिया? चलो इधर ध्यान देंगे आप सभी। एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर, यह विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपके सबसे ज्यादा खर्चे इन तीनों चीजों पे ही होते हैं, है ना। पहला क्या है? भोजन, दूसरा किराया, और तीसरा शिक्षा। चौथा खर्च भी होता है लेकिन वो घर वालों को पता नहीं चलने देते हैं, है ना। तो पहला खर्च आपका हो गया भोजन। भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड, है ना। दूसरा आपका खर्चा है
किराया जिसको बोलते हैं रेंट, और तीसरा आपका खर्चा है शिक्षा, जिसपे सबसे कम खर्चा करते हो और सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस पे ही मांगते हो, और वो है आपका शिक्षा, है ना। तीनों का अनुपात दिया है 3:4:5। ध्यान से सुनना, लिखना बंद कर दो, यहां ध्यान दीजिए आप, ठीक है। हाँ, 1 मिनट बीच में मैं थोड़ा सा ऑनलाइन वालों के लिए कुछ बात बोल रहा हूं, है ना। जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। चलती हुई क्लास में, लाइव क्लास में आप हमेशा वो बातें करें जो पढ़ाई लिखाई से जरूरी है ना। जैसे पीडीएफ कहां मिलेगी, वीडियो डाउनलोड कैसे होगा, इन सब का जवाब आपको मैं बाद में अलग से दे दूंगा। तो आप लाइव क्लास में जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें करें, नहीं तो फिर आपको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे, इसकी बैटरी शायद जाएगी, बैटरी लाना निकल। चलो इधर ध्यान दो, आपसे कहा गया है भोजन, किराए और शिक्षा में अनुपात कितना है, 3, 4 और 5 है। चलो रहने दो रहने दो रहने दो, निखिल रहने दो, चल जाएगा अभी, तो कल रखना। देखो, भोजन, किराए और शिक्षा का अनुपात कितना है, ये अनुपात है, खर्चा नहीं है। एक और नियम आप याद रखना अनुपात में, कि जब भी आपको अनुपात दें आप उसको रुपए मान लिया करो। मान लो कि आप खाने पे कितना खर्च करते हो, किराए पे कितना, शिक्षा पर कितना, 5। अब अचानक ये हुआ कि नया बजट आया, हर चीज महंगी हो गई, मान लेते हैं, तो आपका जो खर्च है वो बढ़ गया। कितना कितना बढ़ गया, 40%, 50% और 20%। क्लियर है। अब सुनिएगा, आपको पता है कि प्रतिशत में हर चीज कितनी परसेंट होती है, 100। हर चीज 100 होती है। अगर ये 40% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, 140। मेरा भोजन पे खर्चा 3 रुपए हुआ करता था, अब वो 40% बढ़कर नया खर्चा कितना हो गया है, 140। ठीक है, ये कितना बढ़ गया, बोलो जल्दी, यहां क्या लिखेंगे, 150। और फिर बताओ इधर क्या लिखेंगे, 120। इतना ठीक है क्या। चलो अब यहां पे देखो कॉमन क्या क्या है, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, 0 0 0, कोई दिक्कत। चलो अब मुझे बता दो कि 14 का 3 गुना क्या होता है, बोलो, पहाड़े याद नहीं है क्या, इतना तो याद है ना। 15 का 4 गुना बोलो, 12 का 5 गुना बोलो, ये और कट सकता है क्या, किससे, 6 से काट दो, 6 से 7 बार, 6 से 10 बार, 6 से, तो आंसर आ गया, और क्या चाहिए। नहीं आया समझ में, फिर से सुनो, कुछ नहीं करा है हमने भाई। आप 3 रुपए खर्चा करते थे, वो 40% बढ़ गया तो आपने उसका 140% निकाल दिया। 4 रुपए किराए पे खर्च करते थे, वो 50% बढ़ गया, 150। 5 रुपए शिक्षा पे खर्च करते थे, वो 20% बढ़ गई, 120। अनुपात दिया था, अनुपात पूछा है, इनको हमने हल कर दिया, नया अनुपात आ गया। नहीं आया समझ में, आ गया, बस खत्म। हाँ, अरे बेसिक क्वेश्चंस तो हो जाने दो देवी देवताओं। देखो क्या होता है, जैसे आपने अगर मुझसे पढ़ा है तो मैंने ये शायद पुलिस के बैच में भी क्वेश्चंस करवाए हैं, है ना। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे भाई। आप बोलोगे कि सर मुझे रोटी बनाना सिखाओ, आपने क्या बोला मुझसे, सर रोटी बनाना सिखाओ, तो मैं बोलूंगा आटा ले आओ, नमक ले आओ, पानी ले आओ। आप बोलोगे सर ये तो मम्मी ने भी सिखाया था, आप कुछ अलग सिखाओ। अरे तो रोटी बनाने के लिए आटा, नमक और पानी चाहिए, वो तो लगेगा ना। तो अगर मैं रेशो सिखा रहा हूं तो कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक हैं, जिनसे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे ना। बाकी आगे फिर आप देखना, आगे क्वेश्चंस और शानदार रहेंगे। बढ़ जाएं आगे, चलो इसको ध्यान से पढ़िए। यहां से थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हो रहा है ना। क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत अच्छे से सीखिए, आपको मजा आएगा। और कितना बड़ा करें भाई इसको, चलो और बड़ा कर देते हैं, ऑप्शंस उड़ा देता हूं मैं ना। अभी ठीक है, ऑप्शंस हटा दिए मैंने ना। हाँ जी,
अरे ऑप्शन कैसे बताऊं, रुक जाओ जरा, तुम तो आंसर बताओ, ऑप्शन छोड़ो। 2400। देखो इधर, यहां पर ध्यान दे सभी लोग, ये सवाल पिछले वाले से थोड़ा हटकर है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर के किराए का अनुपात 243 है। कुल खर्च किया गया किराया 5200 है। बस का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, तीन चीजों पे आप खर्चा कर रहे हो, पहला ट्रेन है, दूसरा बस है, तीसरा कार है ना। और आप क्या कर रहे हो, दूरी। पहला जो अनुपात गिवन है वो दूरी का है, मतलब डिस्टेंस का है, जिसका रेशो कितना है, 4, 3 और 2, इतना ठीक है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर का किराया, किराया जो है इनका, जो फेयर लग रहा है, किराया लग रहा है, रेंट लग रहा है, जो भी बोले, और ये प्रति किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना, प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर है, और जिसका रेशो कितना है, 2, 4 और 3। क्लियर है इतना। अब आप यहां पे एक चीज थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये 5200 क्या है, 5200 क्या है, कुल खर्चा है। क्या आपके पास खर्च का अनुपात है, आपके पास ये किस चीज का अनुपात है, दूरी का। ये किस चीज का अनुपात है, किराए का। लेकिन ये क्या दिया है, और नियम ये है कि अगर खर्च दिया है तो खर्च का अनुपात होना चाहिए। खर्च किससे कटेगा, खर्च से, है ना। तो आपको इससे समझ में आया कि मुझे अब एक काम करना पड़ेगा कि इनके खर्च का, एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अनुपात में कभी भी अगर आपको वैल्यूज ना दी जाएं तो जो अनुपात है उसी को वैल्यू मान लो, है ना। आपको यह पता है क्या कि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है पता है क्या, नहीं, अनुपात पता है यार, पूरी दूरी कहां पता है आपको, है ना। तो मान लो कि उस इंसान ने ट्रेन से 4 किलोमीटर की दूरी तय करी, मान लो, ठीक है भाई। प्रश्न वाले से आपकी हमेशा एक लड़ाई ये चलती रहेगी कि या तो तुम पूरी जानकारी दे दो, नहीं तो फिर हम हमारे हिसाब से देख लेंगे, है ना। उसने पूरी जानकारी दी क्या, अब हम हमारे हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि ट्रेन से 4 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपए है। तो 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपए, तो 4 किलोमीटर का खर्चा कितना, 8। 1 किलोमीटर का खर्चा 4 रुपए, तो बस से 3 किलोमीटर जाने का खर्चा 12। इसी प्रकार यहां कितना आ जाएगा, 6। ये और कट सकता है क्या, चाहो तो काट दो, ना भी चाहो तो भी दिक्कत नहीं है ना। मैं नहीं काट रहा हूं, सीधा कर रहा हूं। 12 और 8 20 और 6, तो टोटल खर्च का अनुपात है 26, जबकि रुपए में है 52। खर्च से खर्च कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 बराबर 52, तो 1 बराबर 200। क्या पूछा है, बस का किराया ज्ञात कीजिए। तो बस का किराया क्या है, 12 है। अरे 1 का मान 200 है तो 12 का मान क्या होगा, 1 का मान 200 है तो 12 का मान कितना होगा, 2400 होगा। यह आंसर है। आया समझ में। तो आपको जो डेटा दिया हुआ है उससे थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें, अगर देखो कुछ बच्चे अब रट लेते हैं। कैसे रट लेते हैं कि हां सर अब समझ में आ गया, हमेशा हम तो गुणा करेंगे। हमेशा गुणा नहीं होगा, कभी कभी भाग भी देना पड़ेगा। कभी अभी आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि 4 में 2 का भाग देंगे, 3 में 4 का भाग देंगे। तो रट्टा मत मारो, प्रश्न की भावनाओं को हमेशा समझो कि आपको गुणा करना है, भाग देना है, तिर्यक गुणा करना है, सब होगा, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। लेकिन आप हमेशा यह समझें कि आपको चाहिए क्या। यहां पे मुझे खर्च चाहिए था, तो 4 किलोमीटर 2 रुपए के हिसाब से जाएंगे तो खर्चा 8 रुपए होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। आया समझ में, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। अगर आप इनको काट भी दोगे तो योग 13 आएगा, 13 से भाग दोगे तो 400 आएगा, और ये 6 आएगा, तो 400 और 6 का गुणा करोगे 2400 आएगा। ऐसा नहीं है कि काटा अगर हमने नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बढ़ जाएं आगे। पढ़िए, ऑप्शंस इसके भी उड़ा दूं मैं। और बड़ा है क्या, चलो इतना से ज्यादा नहीं हो पाएगा। पहले वाला रेशो दूरी का था उसमें ना,
ओके, चलिए सुनिए जरा यहां पे। अब एक व्यक्ति है जिसके पास 8,600 रुपए हैं और वो अपने 5 पुत्र, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में, देखो कितना छोटा सा परिवार है बेचारे का, है ना। कितने पुत्र हैं? मात्र 5। पुत्रियां कितनी हैं? 4 पुत्रियां हैं। डॉटर कितनी है? 4। और 2 भतीजे भी हैं, है ना। भतीजे मतलब इंग्लिश में, अरे बोल दो, अरे यही लिखा है यार, नकल भी नहीं कर सकते तुम लोग, यहां नीचे लिखा हुआ है ना। चलो ये हो गए सन, ये डॉटर और ये नेफ्यू। तो आपको इस बार नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या एग्जैक्ट दी है, ये अनुपात नहीं है, ये दिया है, तो मानने की जरूरत ही नहीं है ना। 5, अब ऐसे थोड़ी करेंगे माना 5 पुत्र हैं, मानना क्या है ही, है ना। तो 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, 2 भतीजे हैं। अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक का हिस्सा ईच रेशो आपको दिया है। उन्होंने बोला है हर पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिले, हर पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिले। माना भतीजे को 1 मिले तो पुत्री को 4 मिले, है ना। और प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना मिले, तो माना भतीजे के पास 1 है, 1 मानने से काम हो रहा है तो इधर 5 ले लेंगे। ये क्या है? ये अनुपात है, लेकिन ऊपर तो एग्जैक्ट संख्या है। अच्छा, कुल पैसा कितना बांटना है? 8,600। अगर मुझे कुल पैसा बांटना है तो अनुपात भी कुल का होना चाहिए, टोटल का अनुपात होना चाहिए, है ना। तो आप ये बताओ कि मान लो 5 बेटों को 5-5 रुपए हमने दिए, ये प्रत्येक का है। 1 को 5 मिला तो 5 को कितना मिला? 1 को 4 मिला तो 4 को कितना मिला? और 1 को 1 मिला तो 2 को कितना मिला? 2। ये कुल का पैसा, कुल का अनुपात आ गया क्या? टोटल जो पैसा बटेगा वो इसी रेशो में बटेगा क्या? 25 और 16 कितना होता है? 41। 41 प्लस 2 43, इनका योग आया 43। अनुपात मतलब 1 का मान कितना? 200। 1 का मान अगर 200 है तो बताओ क्या पूछा है। अब सुनना, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताओ। अब कई नादान बच्चे पता है सीधा 16 में गुणा कर डालेंगे, ठीक है। 16 में, अरे ये अनुपात किस चीज का है? उधर पढ़ो और इधर देखो। उधर बोला है एक लड़की को कितना मिला, और यहां क्या लिखा है? अगर आपने 16 में गुणा कर दिया 200 का तो यह आएगा सभी पुत्रियों को 3200 रुपए मिले। तो एक को कितना, पुत्रियां कितनी हैं? 4, तो एक को कितना मिलेगा? 800। और अगर ऐसा नहीं करना है तो 1 का अनुपात तो पहले से है ना, एक पुत्री को कितना मिल रहा है? 4। 1 का मान 200 है तो 4 का मान कितना? तो डायरेक्ट निकाल दो कि हर पुत्री को कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। आया समझ में? ठीक है, तो गुणा कहां करना है इसका भी ध्यान रखना है। बढ़ जाएं आगे। ऑप्शन देख लो, 30,000, 40,000, 50,000, 35,000, बस, और कुछ नहीं है। पढ़िए। चलो बता दूं, कैसा लगा ये वाला सवाल? कठिन है, आसान है, समझ नहीं आ रहा, क्या बोलते हो? देखो, 3 प्रकार के टिकट है। अब आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी रट्टा मत मारो, प्रश्न की भावनाओं को समझो हमेशा, है ना। 3 प्रकार की टिकट है ना। क्रिकेट मैच में एबीसी 3 प्रकार की टिकट है। ए टिकट लोगे तो 1,000 रुपए लगेगा, बी टिकट लोगे तो 500 रुपए लगेगा, और सी टिकट लोगे तो 200 रुपए लगेगा। इतना ठीक है? अच्छा,
और टिकटों के बिक्री का अनुपात मतलब कितनी टिकट्स बिकी हैं, ये तो टिकटों का प्राइस हो गया, ये तो मूल्य है एक टिकट का, और सेल कितनी हुई है, बिक्री कितनी हुई है, उसका रेशो कितना है, उसका रेशो है 3, 2 और 5। ठीक है, अब मुझे यह बताओ कुल टिकट कितने करोड़ की बिकी है? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ कैसे लिखते हैं? 2.5 करोड़ को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे क्या? तो मैंने कितने लगाए? ठीक है, अरे इसको हटा दो तो 50 लाख हुए ना, तो 1 2 ही तो आगे बढ़ेगा, 2.5 लाख हो गए। चलो अब मुझे यह बताओ कि ये 2.5 करोड़ क्या है? ये टोटल कलेक्शन है, कितना पैसा हमारे पास आया ये वो है। तो अगर एक टिकट 1000 की है तो 3 टिकट कितने की होंगी? 3000 की। अगर एक टिकट 500 की है तो 2 टिकट 1000 की। अगर एक 200 की है तो 5 कितने की? 1000 की। आप ये बताइए कि ये क्या आया? ये कुल आया ना, ये टोटल कलेक्शन आया ना, कि आपने कितना पैसा माना। भाई हमें ये तो पता नहीं कि टिकट्स कितनी बिकी है ना, हो सकता है ये 3000 हो, 2000 हो, 5000 हो सकता है 30,000 ये टिकट हो, 20,000 ये हो, 50,000 ये हो, टिकट्स तो पता नहीं है, ये तो टिकट्स बिकी, जितनी बिकी उसका अनुपात है। तो मान लिया कि 3 टिकट 1000 वाली बिकी, 2 500 वाली और 5 200 वाली, तो इससे कितना कलेक्शन हुआ? 5000। चाहो तो काट दो, चाहो तो मत काटो, मत टाइम खराब करो। 3000, 1000 और 1000 टोटल कितने की टिकट्स बिकी? 5000 की। जबकि रियल में कितने की बिकी? रियल में कितने की बिकी? 2.5 करोड़ की। 3 जीरो से आपके 3 जीरो गए, ठीक है, और 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 5000 बार कैंसिल हो जाएगा। आपसे पूछा है कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करो। क्या बोला? बेचे गए टिकट। तो बेचे गए टिकट का अनुपात तो ये है, 3 2 5 और 5 10। अनुपात में कितना बिका? 10। अगर एक का मान 5000 है तो 10 का मान कितना? तो कुल कितने टिकट्स बिके होंगे? 50,000। यह आंसर आएगा। कुछ अलग था। मैंने आपको 3 सवाल कराए, तीनों सवाल देखने में पढ़ने में एकदम अलग, लेकिन करने का तरीका सबका सेम निकला, है ना। अभी हम कल सिक्के वाले सवाल भी करेंगे, वो भी ऐसे ही है, सेम तरीका बताऊंगा मैं आपको करने का, एकदम सेम। क्लियर? चलो एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, समझ में आ गया? गुणा किया 5000, एक का मान 5000, कुल टिकट कितनी? 3 2 5 और 5 10। 10 से आपको गुणा करना था, खत्म। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं ये वाला, ठीक है। आपको क्या, हाँ क्या हो गया इसमें? हाँ यहां पे कैंसिल करने का बोल रहे हो, कर दो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहां कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना अपन, क्योंकि ये एक्चुअली रुपए है ना, ये रुपए है, तो इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहां पे अनुपात लगाना गलत होगा, ठीक है। यहां पे हम इनको नहीं काट सकते, क्योंकि ये रुपए है तो रुपए का ही भाग देंगे, तो यहां पे अनुपात नहीं आएगा, ठीक है। अनुपात नहीं कर सकते यहां पे। 3000 रुपए, 1000 रुपए और 1000, 5000 कलेक्शन हुआ, लेकिन रियल कलेक्शन 2.5 करोड़ है, इसलिए वो सेम आएगा, अनुपात नहीं कर सकते। चलो एक छोटी सी चीज आप लोग को नहीं, आप लोग मत सुनना, आंख बंद कर लेना थोड़ी देर। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, आपको शाम को 7:30 बजे 15 मिनट के लिए आना है लाइव। जितने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज शाम को 7:30